हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट एंड एफएम में जो पार्ट ए होता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स का, उसका जो जुलाई 2023 में आपका एग्जाम हुआ था उसके मैंने सजेस्टेड आंसर आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम जो पार्ट बी होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एफएम पार्ट बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी वेटेज 50 मार्क्स होती है, जुलाई 2023 का जो पेपर हुआ आपका उसका पार्ट बी का सजेस्टेड आंसर सॉल्यूशन आज हम आपके सामने बनाने वाले। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले बार वाला वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके सामने जो हम आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ की डिमांड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप मैसेज करके ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर का नहीं, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास वैसे अवेलेबल होता है, आंसर का जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए आप हमसे डिमांड कर सकते हो। आपको जब भी आप व्हाट्सएप करोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो पीडीएफ हमारी तरफ से मिल जाएगा। अगर आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक किया हो आपने, और नहीं किया हो तो अभी कर दीजिए जाके, और अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को भी पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी ये जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट बी 50 मार्क्स का जो जुलाई 2023 में पेपर हुआ कॉस्ट एफएम का, उसका पार्ट बी, जिसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में हमें पता है सर 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होती है, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। देन सेक्शन 4 में आपको डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए सर सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव। सिंपल बात करूं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमरल एंड अल्फाबेट। जस्ट आपको आंसर कुछ इस तरीके से देना होता है कि सर 1 का आंसर डी है, 2 का आंसर ये है, बस आपको ये फिगर्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 1, सर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ऐसे आप क्वेश्चन अपनी क्लासेस में काफी सारे करते हो। जब हम कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर करते हैं, उसमें जो मिसिंग फिगर के आप क्वेश्चंस करते हो, सर बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। एनुअल कॉस्ट सेविंग ₹80,000। सर एनुअल कॉस्ट सेविंग कह दो, एनुअल कैश इनफ्लोज कह दो, एक ही बात है। एप्लीकेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअलाइज्ड कैश फ्लोज फॉर ₹1 इज 2.855। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बता दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका 1.064, साल्वेज वैल्यू 0 मान के चलें, एनपीवी बताना आपको। तो सर ठीक है, हेडिंग पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए का पॉइंट नंबर 1। आपको अगर एनपीवी निकालना है तो सर सबसे पहले एनपीवी का फॉर्मूला ही लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बहुत इजीली निकल जाएगा, 80,000 इंटू 2.855, 80,000 कैश इनफ्लोज है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 2.855, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो आ गया, माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लोज। अगर आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो चाहिए तो सर इसके लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लोज। एज पर क्वेश्चन 1.064 इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो सर यही 80,000 इंटू 2.855 डिवाइडेड बाय आपको इनिशियल कैश आउटफ्लोज पता चल जाएगा। तो सर ये आ जाएगा आपका 80,000 इंटू 2.855 डिवाइडेड बाय 1.064, ये आ जाएगा 214,662 राउंड ऑफ में 2,14,662। बस ये यहां पे माइनस कर दो, 2,14,662। सर आपको आपका एनपीवी मिल गया। ये आ गया 13738, 13738। ऑप्शंस में आप देखोगे सर पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं।
सेम फिगर नहीं है, कुछ बच्चे इसको ये मान लेते हैं कि सेम फिगर है, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा माइनस का फर्क है, बट इसका जो फाइनल आंसर है वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव विल बी योर फाइनल आंसर। तो सर पहला पॉइंट 1 नंबर के लिए वैलिड था, आपको इसमें से एक नंबर आना चाहिए आपका। सेकंड, सर सेकंड जो है वो ऑफ कोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में से गिवन है, एमएम मॉडल। X limited and Y limited are identical in every respect except that X limited does not employ debt in its capital structure। तो इसका मतलब X limited के पास अगर डेट नहीं है तो ये अनलेवर्ड फर्म है, whereas Y limited employs 10% debentures amounting to rupees 4 lakh। इसका मतलब Y limited is the levered firm। EBIT गिवन आपके पास 2,40,000 है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है अनलेवर्ड फर्म का 20% का। टैक्स का रेट आपको 25% अप्लाई करना है। अज्यूमिंग दैट ऑल अजम्पशंस ऑफ एमएम मॉडल आर मेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको ये बताना है इन चारों में से गलत कौन सा है। सर चेक करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट में गिवन है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की वैल्यू। सर चेक करना पड़ेगा एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनलिवर्ड फर्म दैट इज एक्स लिमिटेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड, सर इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में के ई या के ओ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो एक्स लिमिटेड का वो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ईबीआईटी गिवन है 2,40,000, टैक्स का रेट गिवन है आपके पास 25%, डिवाइडेड बाय एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन ने आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बता दिया है दैट इज 20%। तो यहां से आपको एक्स लिमिटेड की वैल्यू पता चल जाती है सर 9 लाख रुपए आ गई, और इसके बेसिस पे आप इजीली वाई लिमिटेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करते हो। सर वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड 9 लाख तो सीधा सीधा आ जाता है, प्लस डेट इनटू टैक्स रेट आप कर सकते हो। सर डेट थी इनके पास 4 लाख की और टैक्स का रेट था 25%, तो 4 लाख का 25% 1 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए। तो सर पहला पॉइंट जो है वो तो गलत नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई लिमिटेड की वैल्यू 9 लाख और 10 लाख की है। सेकंड पॉइंट क्या गलत है, चेक करना पड़ेगा। वाई लिमिटेड का केई निकालना है। सर वाई लिमिटेड लेवर्ड फर्म है, अगर आपको उसका केई निकालना है, केई ऑफ वाई लिमिटेड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स की बात करूं तो आपके पास ईबीआईटी गिवन था 2,40,000। सर वाई लिमिटेड के पास तो डेट भी था, तो वो 4 लाख रुपए का 10% 40,000 का इंटरेस्ट भी पे कर रहे होंगे। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आ गया। ईबीटी में से टैक्स माइनस करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट, ये ईएटी आ गया, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर वाई लिमिटेड की फर्म की वैल्यू है 10 लाख, जिसके अंदर डेट की वैल्यू है 4 लाख, तो इसका मतलब इक्विटी की वैल्यू हो गई 6 लाख। चेक कर लो जरा इसको, के कितना आएगा। सर ये हो गया 1.5 लाख आ गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 6 लाख आ गया आपका डिनोमिनेटर में। सर ये 25% ही आ रहा है, ये 25% आ रहा है, और यहां पे भी ये 25% लिखा हुआ है। सर ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। फिर कहते हैं केओ ऑफ वाई लिमिटेड एंड केओ ऑफ एक्स लिमिटेड गिवन है। सर एक्स लिमिटेड के केओ को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स लिमिटेड इज अनलिवर्ड फर्म, और अनलिवर्ड फर्म का जो केई होता है 20%, वही केओ भी होता है, तो ये तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, केओ ऑफ वाई लिमिटेड आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। सर वाई लिमिटेड का केओ अगर मैं निकालने जाऊं सिंपली एक बार रफली तरीके से ही, तो सर इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और इनके पास डेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल की इनकी वैल्यू कितनी है 6 लाख की, और डेट है इनके पास 4 लाख का, टोटल है 10 लाख। इसका प्रोपोर्शन करोगे तो इट विल बी 0.6.4, टोटल आ जाता है 1। इक्विटी शेयर कैपिटल का केई आपने निकाल लिया है 0.25 है,
डेट की मैं बात करूं तो डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चल रहा था 10%, लेकिन इसको आप नेट ऑफ टैक्स लेते हो तो 10 में से 25% हटा दोगे तो सर ये 7.5% बचेगा, तो ये आएगा 0.075। सिंपल कैलकुलेशन ब्रैकेट में लिखूं तो सर ये हो जाता है 10% माइनस का टैक्स। तो सर ये तो जो भी है आप मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे आपको आपका केओ मिल जाता है 0.6 इंटू 0.25 इट इज 0.15 आ जाता है एक तो, और दूसरा 0.4 इंटू 0.075 तो सर ये 0.03 आ जाता है। तो आपका जो केओ कैलकुलेट होके आ रहा है वाई लिमिटेड का वो 18% आ रहा है। तो सर ये भी 18%, मतलब ए बी सी तो तीनों ठीक है। तो सर डी विल बी योर फाइनल आंसर, नन ऑफ द अबव। डी विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन ने कहा था इसमें से कौन सा गलत है, सर ए बी सी तो सही है, तो डी विल बी योर आंसर, नन ऑफ द अबव। लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है सेकंड पॉइंट एक नंबर के हिसाब से, बाकी इजी है। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथ करके जाते हो एग्जाम में, एक में से एक नंबर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो वन अगेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक इजी क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 40% इक्विटी शेयर कैपिटल है, 40% ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 20% डेट है। तो आपको सबसे पहले तो तीन सोर्सेज हैं, तीनों के प्रोपोर्शन पता चल गए, वेट्स पता चल गए। द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट आर 15% एंड 7.2% रेस्पेक्टिवली। आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल केपी बता दिया, आपको कॉस्ट ऑफ डेट केडी बता दिया, देन आपको बता दिया वेटेड एवरेज कॉस्ट है 15.44%, वेटेड एवरेज कॉस्ट भी बता दी। अब कहते हैं एक्स लिमिटेड पेड करंटली ए डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। सर आपके पास D0 गिवन है और करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर आपके पास P0 गिवन है। क्वेश्चन आपसे ग्रोथ जानना चाहता है। तो सर सबसे पहले तो आपको इसके लिए, जैसे मैं ये स्टेटमेंट बना रहा था, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ WACC लाइक केओ का, वही स्टेटमेंट आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। यहां पे आप प्रॉपर स्टेटमेंट बना सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ WACC। सर इसमें आप फॉर्मेट फॉलो किया करते हो, सोर्सेज लेते हो, अमाउंट के बेसिस पे वेट्स निकालते हो, लेकिन यहां पे ऑलरेडी वेट्स गिवन है तो आप सीधा सीधा ले सकते हो। देन आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हो, तो जब मल्टीप्लाई करते हो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। एज पर क्वेश्चन आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स डेट है। और क्वेश्चन ने इनके वेट बता दिया आपको 40%, 40% और 20% है। तो सर 40%, 40% और 20% टोटल, तो इसका प्रोपोर्शन 1 होता ही है। देन आपके पास यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 15%, 0.15 प्रेफरेंस की। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 15% और डेट की कॉस्ट गिवन है 7.2, 0.072। यस, और क्वेश्चन ने साथ में आपको यहां पे WACC बता दिया है कि हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो है 15.44%, मतलब 0.1544। तो सर आप डेट निकाल लो 0.2 इंटू 0.072, ये आ गया 0.0144। सिमिलरली प्रेफरेंस निकाल लो 0.4 इंटू 0.15, सर ये आ गया 0.06। तो अकॉर्डिंगली अगर आप WACC में से ये दोनों माइनस करोगे तो आपको इक्विटी का वैल्यू पता चल जाएगी, 0.1544 माइनस 0.0144 माइनस 0.06। तो सर आपको ये 0.08 मिल गया बैलेंसिंग फिगर में। अगर ये 0.08 है और वेट इसका 0.4 है, तो आप क्या करते हो, W को COC से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालते हो, तो इसको इससे डिवाइड करके आप COC की वैल्यू निकाल लो। 0.08 डिवाइडेड बाई 0.4, तो सर ये आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा 0.2। ये हमने कैलकुलेट किया, इस वजह से मैंने स्टार लगा दिया। सर जब आपके पास KE आ गया और आपके पास गिवन है यहां पे करंट मार्केट प्राइस और D0, तो आप यहां पे KE का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। सर KE का फॉर्मूला क्या होता है, D0 इंटू 1 प्लस D अपॉन में P0 प्लस में G, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ KE। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो ये G इधर आ जाएगा। तो सर KE है आपका 0.20,
ये जी इधर ले आओ तो माइनस में जी हो जाएगा। D0, सर D0 होता है करंट डिविडेंड 4 रुपए का गिवन है, तो 4 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई P0, करंट मार्केट प्राइस गिवन है 44 का, 44 का। तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे इजीली आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो। सर ये क्या आ जाएगा, सर ये मल्टीप्लाई कर लो आप 0.20 इंटू 44, 8.8 माइनस 44g इज इक्वल टू 4 प्लस 4g। सर 8.8 ये इधर आकर माइनस का 4 हो गया, ये 4g था, ये इधर आकर प्लस का 44g हो गया, तो सर g आ गया आपका 8.8 माइनस 4, दैट इज 4.8 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 48, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.1, दैट इज 10%। तो सर ग्रोथ होगी आपकी 10% की, ग्रोथ होगी आपकी 10% की। सी विल बी योर फाइनल आंसर, 10% विल बी योर ग्रोथ, 10% विल बी योर ग्रोथ। तो सर ये भी इजी क्वेश्चन था, ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे 1 नंबर के लिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो सर फोर्थ भी एक इजी क्वेश्चन था, रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। कहते हैं टोटल सेल 125 लाख है, ठीक है, और क्रेडिट सेल्स बीइंग 4 टाइम्स द कैश सेल्स। अगर आप कहते हो सर कैश सेल्स मेरी x होगी तो क्रेडिट सेल्स 4 गुना है, मतलब क्रेडिट सेल आपकी 4x होगी। वेरिएबल कॉस्ट 85% ऑफ सेल्स है, बेड डेट्स 5% है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 रुपए है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 450 है। सर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं। क्रेडिट टर्म्स आर 3/24 नेट 40, इसका मतलब ये होता है कि 24 दिन में अगर कस्टमर पेमेंट कर देगा तो 3% का डिस्काउंट दे दोगे आप, अदरवाइज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड आपका 40 दिन का है। 25% ऑफ द क्रेडिट कस्टमर अवेल कैश डिस्काउंट फैसिलिटी। क्वेश्चन कहता है 25% कस्टमर ने कैश डिस्काउंट फैसिलिटी ले ली, इसका मतलब 25% कस्टमर तो 24 दिन में पेमेंट कर देंगे, बाकी जो बचे हुए हैं फिर वो 40 दिन में करेंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्री टैक्स गिवन है 16% का और टैक्स का रेट है 25%, तो आप अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप अपना आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सर 16% को अगर नेट ऑफ टैक्स करूं तो इट विल बी 12%, 0.12। कैलकुलेट क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल 360 दिन अज्यूम करते हुए। सर आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना, इसमें आपको केवल और केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करके देनी है। चलो हेडिंग पुट करो पॉइंट नंबर 4, और जो क्वेश्चन ने पूछा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला ही लिख देता हूं। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स इन ईयर, क्वेश्चन ने 360 बोला है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो तो आफ्टर टैक्स ही होती है, बिफोर टैक्स तो इंटरेस्ट हुआ करते हैं। सर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल में आपके पास कॉस्ट पर यूनिट तो है 450 की। अब आपको यहां पे क्रेडिट सेल्स की यूनिट पता कर लेनी है। सर क्रेडिट सेल्स की यूनिट पता करनी है तो इजीली पता कर सकते हैं, 125 लाख रुपए आपकी सेल है और 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सर 125 लाख रुपए की अगर आपकी सेल है, 500 रुपए में एक यूनिट बेच रहे हो, तो कितनी यूनिट बेच रहे हो टोटलिटी में, 25,000 यूनिट बेच रहे हो। सर ये 25,000 यूनिट तो टोटल है, टोटल सेल्स यूनिट्स है। अब टोटल सेल्स यूनिट ऑफ कोर्स क्रेडिट प्लस कैश होता है। क्वेश्चन ने कहा कि आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो 4 गुना है कैश का,
तो अगर आप कैश में x मानते हो तो ये आपका 4x है और टोटल यूनिट आपकी 25,000 है। तो सर यहां से आपको आपका x पता चल गया, 25,000 डिवाइड बाय 5, 5,000 यूनिट्स। तो 5,000 यूनिट अगर कैश में सेल कर रहे हो तो इसका मतलब क्रेडिट में सेल करोगे आप 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स आप क्रेडिट में सेल करोगे। तो सर 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 450, ये आपकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आ गई, डिवाइडेड बाई 360 इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड। सर ये भी निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक्चुअल में थोड़ी कैलकुलेशंस ज्यादा करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है आपको ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा रोमन न्यूमरल के सामने अपना ऑप्शन लिख सकते हो। तो ये सारी कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर भी कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें तो सर 25% कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया, मतलब 25% कस्टमर 24 दिन में पेमेंट कर देंगे। तो 24 दिन में पेमेंट कर देंगे 25% कस्टमर, प्लस बचे हुए जो कस्टमर है वो 40 दिन में पेमेंट करेंगे फिर, क्योंकि 40 तो नॉर्मल पीरियड है ही। कितने परसेंट कस्टमर? 75%। तो सर आपको यहां से आपका नॉर्मल दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड पता चल जाएगा। यह आ जाता है 36 दिन, 36 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है 36 डेज का, और मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहां पे आफ्टर टैक्स निकाल दी थी 12%। बस ये कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर है। सर ये आ गया 1,08,000। 1,08,000, 1,08,000 रुपए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो योर फाइनल आंसर विल बी ए, 1,08,000। ए विल बी योर फाइनल आंसर 1,08,000। सर ये भी एक में से एक नंबर लाने लायक क्वेश्चन था। मतलब अभी तक तो जो चारों क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है आपको, बट आप इजीली मार्क्स इसमें लेकर आ सकते थे। इसके बाद ये जो 5th क्वेश्चन था, ये मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट को आपसे नहीं पूछना चाहिए था। क्यों नहीं पूछना चाहिए था? देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में आपको करवाया हुआ है, मिलर मॉडल का क्वेश्चन आपको हमने करवाया हुआ है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग भी। और दूसरी बात यह है कि यहां पे क्वेश्चन ने जो फिगर दिया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंपनीज डेली कैश फ्लो इज 3,60,000। सर ये कैलकुलेटर में ही नहीं आ रहा। कैलकुलेटर कहता है मेरे पास तो यहां पे 12 डिजिट 12 डिजिट का कैलकुलेटर है, और वो कैलकुलेटर कहता है भाई आपकी फिगर्स 12 से ज्यादा आ रही है। सर वो कैलकुलेटर में सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, वो कैलकुलेटर में सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट को नहीं पूछना चाहिए था। रीजन मैं यही कहूंगा, सर इसमें एक तो सबसे पहले क्यूब रूट अप्लाई होता है। ठीक है, हमने आपको क्यूब रूट के स्टेप्स भी कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं बताए हुए हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी सर ये फिगर ही कैलकुलेटर में नहीं आ रही, ये फिगर ही कैलकुलेटर में नहीं आ रही। फिर भी मैं आपके सामने इसका एक बार सॉल्यूशन रखने की कोशिश करूं तो सर 5वां पॉइंट था, क्वेश्चन क्या था? द कंपनी मेंटेन्स ए मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹10 लाख। आपको यहां पे लोअर लिमिट दी गई थी, एल गिवन था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंपनीज डेली कैश फ्लो इज 3,60,000। तो इसका स्क्वायर करके आप इजीली वेरिएंस निकाल सकते थे। द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 12%, जबकि हमें फॉर्मूले में डेली इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, तो हम इसको 360 से डिवाइड कर लेंगे और हमें डेली इंटरेस्ट रेट भी पता चल जाएगा। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज 180 पर ट्रांजेक्शन। सर टी आपको पता चल गया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 180। क्वेश्चन जानना चाहता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर द मिलर और मॉडल। सर मिलर और मॉडल के अकॉर्डिंगली इसमें से कौन सा गलत है? तो सब कुछ कैलकुलेट तो आपको करना ही था एक तरीके से, अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट, एवरेज कैश बैलेंस। लेकिन मैं यही कहूंगा ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर के लायक नहीं है। इवन 1 क्यों 5 नंबर का भी अगर ये क्वेश्चन होता तो भी ये क्वेश्चन एग्जामिनर को नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर पे या तो कैलकुलेट हो जाता है, या फिर सर मैं बात करूं तो 12 डिजिट में कैलकुलेटर में तो ये आ नहीं रहा, और हमारे एग्जाम में ना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, 12 डिजिट से ऊपर का कैलकुलेटर भी हम तो नॉर्मली यूज नहीं किया करते। तो सर इसमें अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जेड निकालना होता है।
इसमें सबसे पहले तो z दैट इज कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट हुआ करती है, जिसका फॉर्मूला आप अप्लाई किया करते हो। अगर मैं फॉर्मूले को सीधा सीधा ही लिख दूं तो ये इसका फॉर्मूला होता है क्यूब रूट में 3tv अपॉन में 4i। क्यूब रूट 3t ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है पर ट्रांजेक्शन, v इज द वेरियंस, 4i मतलब इंटरेस्ट, डेली इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसमें वैल्यूएशन तो आप लिख सकते हो, फिगर्स तो आप लिख सकते हो 3 इंटू, सर ट्रांजेक्शन वैल्यू पर ट्रांजेक्शन गिवन थी 180 की, इंटू वेरियांस की बात करें तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन 3,60,000 था, तो 3,60,000 का स्क्वायर, स्क्वायर करना मतलब 3,60,000 को 3,60,000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये 3/4 होता है इस वजह से 4i। आई की मैं बात करूं तो सर इंटरेस्ट रेट था आपका 12% का, लेकिन यहां पे डेली इंटरेस्ट रेट आता है तो 0.12 को 360 से डिवाइड करके लिखना होता है, तो ये आ जाता है 0.000333। सर लेकिन जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करी ना, दैट इज कैलकुलेटर में मैंने प्रेस किया 3 इंटू 180 इंटू 3,60,000, अभी तक तो वैल्यूएशन आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो इंटू 3,60,000 करूं तो वो कैलकुलेटर में एंड आ गया, बोला हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं। 3 इंटू 180 इंटू 3,60,000, फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार डिवाइड कर लेता हूं 4 से, सर 4 से डिवाइड कर लिया, फिर 3,60,000 से मल्टीप्लाई किया, फिर कैलकुलेटर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोला हमारे पास ऐसा कोई कैलकुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर सर क्यूब रूट के लिए आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। क्यूब रूट के अगर मैं स्टेप्स की बात करूं कैलकुलेटर पे, तो नॉर्मली जो फिगर होती है वो आपको कैलकुलेटर में टाइप करनी होती है, देन आपको 2 बार अंडर रूट दबाना होता है, फिर 1 बार मल्टीप्लाई, फिर 4 बार अंडर रूट दबाना होता है, फिर 1 बार मल्टीप्लाई, फिर 8 बार अंडर रूट दबाना होता है, फिर 1 बार मल्टीप्लाई, फिर 2 बार अंडर रूट दबाना होता है, फिर लास्ट में इक्वल दबाना होता है, तो वैल्यूएशन आ जाता है। मैंने नॉर्मल कैलकुलेटर पे ये सब कुछ करके देखा तो नॉर्मल कैलकुलेटर पे ये सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने हेल्प ली साइंटिफिक कैलकुलेटर की, और मैंने जब साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प ली तो जो मेरे को फाइनल आंसर मिला सर, वो आंसर था यहां पे 17,57,500। जब z कैलकुलेट हो जाता है तो इसके बाद आप अपर लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस 3z। सर लोअर लिमिट आपको क्वेश्चन में दी गई थी, यहां पे 10 लाख रुपए मिनिमम कैश बैलेंस था, 10 लाख प्लस 3z, z आपने कैलकुलेट कर लिया था 17,57,500, तो सर ये आता है यहां पे 62,72,500। तो यहां पे आप ऑप्शन में देखते तो अपर लिमिट 21,23,245 थी। सर क्वेश्चन ने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर द मिलर और मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर द मिलर और मॉडल, तो सर ये भी गलती था एक तरीके से। तो इसके बाद आपको रिटर्न पॉइंट भी चेक करना था, तो सर रिटर्न पॉइंट की मैं बात करूं तो रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला तो L प्लस जेड ही होता है, L प्लस जेड ही होता है, तो 10 लाख प्लस 17,57,500, तो सर ये 27,57,500। सर ऐसा भी कुछ नहीं है यहां पे, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है यहां पे तो। और अगर एवरेज कैश बैलेंस की बात करोगे तो सर एवरेज कैश बैलेंस जो होता है उसके वैसे 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, या तो आप अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट और मिनिमम कैश इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर लो। तो सिंपल सी मैं बात करूं, अपर लिमिट थी 62,72,500 प्लस 27,57,500 और लोअर लिमिट गिवन थी 10 लाख। इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करके भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो सर ये तो आ रहा था 33 लाख
33,43,333, या फिर इसका एक और भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसका कुछ ऑथर फॉर्मूला यूज करते हैं L प्लस 4/3Z, ऐसे भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ होता है कई जगह। तो L हो गया 10 लाख प्लस 4/3Z, सर Z जो है 1757,500 इंटू 4/3, तो इससे भी आपका आंसर ऑलमोस्ट ये सेम ही आएगा आई थिंक, 33,43,333। सर ये फॉर्मूला आप दोनों में से कोई भी यूज करो, ये तो सेम आता है, बट प्रॉब्लम ये है सर यहां पे क्वेश्चन में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये तो सारे ही फॉल्स है, सारे ही फॉल्स है, मतलब ना तो ये ठीक लग रहा है, ना ये ठीक लग रहा है, ना ये ठीक लग रहा है, तो आप इसमें क्या ऑप्शन अडॉप्ट करोगे? तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूट जब सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दे सजेस्टेड आंसर, तो वहां से अगर अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो तो पॉसिबल है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट भी इसका सॉल्यूशन जब इंट्रोड्यूस करेगा, मैं आपको बता देता हूं वो भी क्या करेंगे, ये लिखेंगे और सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं। तो सर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी चलो फाइनल आंसर क्या आता है वो एक बार इंस्टीट्यूट का हम देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से जब कुछ भी मैच ना हो तो नन ऑफ द अबव लिख दो, ज्यादा बेटर है। तो डी आंसर आप इसमें प्रेजेंट कर सकते थे। बाकी मेरा ये मानना है ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को नहीं पूछना चाहिए था, इसको सॉल्व करना इस डेटा के अकॉर्डिंगली पॉसिबल, तो ऐसा नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, बट सर मैथमेटिक्स थोड़ी ना अप्लाई करवा रहे हो हमसे यहाँ पे, ना आपने स्टडी मटेरियल में हमें ये बताया कि क्यूब रूट वगैरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको ग्रेस मार्किंग भी मिल सकती है 1 नंबर की, बट मैंडेटरी नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखते हैं इंस्टीट्यूट जैसा भी आंसर देता है। इसके लिए मैं यही कहूंगा एक बार जब इंस्टीट्यूट का आंसर आ जाए आप इस आंसर को रिव्यू जरूर कर लेना सजेस्टेड आंसर से। इसके बाद जो 6th MCQ था सिंपल था सर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच। सर नेट इनकम अप्रोच की काफी सारी अजम्पशन होती है, जिसमें पहली अजम्पशन होती है कि वो कहते हैं नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, दूसरी अजम्पशन ये भी होती है कि नो चेंज इन रिस्क, तीसरी अजम्पशन इनकी ये भी होती है कि वैल्यू ऑफ द फर्म डज नॉट रिमेन द सेम। लेकिन सर चौथी अजम्पशन उनकी ये होती है कि डेट हमेशा चीपर होता है इन कंपैरिजन विद इक्विटी, बट यहां पे लिखा हुआ है कि डेट कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, तो सर दिस इज नॉट द अजम्पशन, योर फाइनल आंसर विल बी सी, योर फाइनल आंसर विल बी सी। तो ये जो 6 MCQ थे इसमें मेरा ये मानना है कि सर 5 MCQ तो काफी इजी है। टाइम कंज्यूमिंग मैं मानता हूं है, टाइम कंज्यूमिंग मैं मानता हूं है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1.8 मिनट्स मिलते हैं सर, 100 नंबर के पेपर के लिए 180 मिनट, मतलब 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट। तो ये जो 6 क्वेश्चन है सर, इन 6 क्वेश्चन के लिए अगर मैं 6 इंटू 1.8 भी करता हूं 11 मिनट मिलते हैं सर। 11 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी है, लेकिन वो आप सेट ऑफ कर सकते हो कहां पे, बी और सी पार्ट में, दैट इज मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स में, क्योंकि मैच द फॉलोइंग काफी इजी था। इधर लिखा था मिलर और मॉडल, और हमें पता है मिलर और मॉडल के अंदर कैश की जो डिमांड होती है वो अनसर्टन होती है, तो सर इसका मैच हो जाएगा आपका बी का। जो विलियम जे बाउमल मॉडल होते हैं वहां पे सर्टन डिमांड ऑफ कैश होती है, यहां पे अनसर्टन डिमांड ऑफ कैश होती है। रिटेन्ड अर्निंग की जो कॉस्ट होती है सर वो इंप्लिसिट कॉस्ट होती है, डी। एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब लाइफ जो है अनइक्वल होती है, एफ के साथ आप मैच कर दोगे। और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज गिवन बाय मिस्टर ड्यूरांड जी, सर इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जो सी है ट्रू फॉल्स, इसमें भी आप अपना टाइम सेव कर सकते थे एग्जाम में। ट्रू फॉल्स बताना था, इन द केस ऑफ पार्शियली डेट फाइनेंस फर्म केओ इज लेस देन केई। कहते हैं अगर आपने डेट फाइनेंस किया है पार्शियली तो केओ जो है वो केई से कम होगा। सर बिल्कुल ठीक बात है, रीजन ये कि हम डेट को हमेशा चीपर मानते हैं इन कंपेरिजन विद केई। अगर केई केवल होगा मान लो 20% है तो सर वो आंसर भी 20% ही होगा, लेकिन अगर आप उसमें डेट मर्ज कर दोगे जो कि सस्ता होगा तो ऑफ कोर्स केई इज लेस देन केई। ये दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड था एवरी सोर्स ऑफ फंड हैज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर आंसर इज नो।
रिटेन्ड अर्निंग अभी अभी तो आपने कहा सर रिटेन्ड अर्निंग की तो इंप्लिसिट कॉस्ट होती है, तो हर एक सोर्स ऑफ फंड की एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो दिस वाज द फॉल्स। अगर पीआई दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज लेस देन 1 तो एनपीवी विल बी नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, और आईआरआर विल बी ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट। सर ये लिखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो लेस देन 1 है, तो एनपीवी आपका नेगेटिव होगा, तो आईआरआर डिस्काउंट रेट से ज्यादा नहीं होगा, आईआरआर डिस्काउंट रेट से फिर कम होगा, क्योंकि नुकसान 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 चल रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट। और एवरेज कैश बैलेंस अंडर मिलर और मॉडल, सर मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले बताए थे, इसमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं, गलत है ये, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें आप ध्यान से देखोगे तो 4/3z होता है, ना कि 3/4z, तो ये 3/4z लिखा हुआ है, तो सर ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आप पार्ट सी में भी अपना टाइम सेव कर सकते थे। तो आप ये कह सकते हो कि सर 4 4 8 और 14 नंबर के ये क्वेश्चन थे, जिसके लिए हमें 1.8 के अकॉर्डिंगली 25 मिनट के आसपास मिल रहे हैं, तो 25 मिनट इसके लिए मोर देन सफिशिएंट हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए एग्जाम में मेरे हिसाब से, ये वाला, इसको करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, एक नंबर इसके लिए छोड़ दोगे, आपके कम से कम यहाँ पे 8-10 मिनट सेव हो सकते हैं, और आंसर भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर पे पॉसिबल ही नहीं है, तो सर वो तो पॉसिबल था नहीं। इसके बाद सेक्शन 4 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो जैसा कि हम सबको पता है कि सर सेक्शन 4 में 4 क्वेश्चन में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन की वेटेज 12-12 नंबर की रहती है, और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। सर पार्ट ए 6 नंबर की वेटेज है, कहते हैं फंड की जरूरत है हमें 10 लाख की, फाइनेंशियल प्लान पहला है हमारे सामने, 40% इक्विटी शेयर्स होंगे, मतलब 4 लाख के इक्विटी शेयर होंगे, ऑफ ₹10 ईच टू बी इश्यूड एट ₹20, और 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में इश्यू करेंगे, तो अगर आप 4 लाख के शेयर इश्यू करोगे 20 के हिसाब से 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इश्यू करोगे। बैलेंस जो होगा मतलब 60% 6 लाख, वो आप डेट से लेकर आओगे 10% डेट। तो अगर मैं आपके सामने एक बार थोड़ा सा डेटा रखूं इसका, तो सर हेडिंग पुट कर ली मैंने, आंसर नंबर 7A। क्वेश्चन ने कहा दो प्लान है, फाइनेंशियल प्लान 1 एंड फाइनेंशियल प्लान 2। ये है क्वेश्चन है, इसमें 40% इक्विटी शेयर होगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 4 लाख का, क्योंकि टोटल आपको 10 लाख की जरूरत है। एक शेयर 20 रुपए में आप इश्यू करोगे, तो यहां पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे आपके, सर 4 लाख रुपए, अगर एक शेयर 20 रुपए में इश्यू करोगे तो 20,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। साथ में क्वेश्चन ने कहा कि बैलेंस जो है वो 10% डेट होगा, तो सर 10% डेट के अकॉर्डिंगली 6 लाख रुपए होंगे, जिस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे फिर 6 लाख का 10% 60,000। एक तो ये ऑप्शन है। कहते हैं फाइनेंशियल प्लान 2 में 40% इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू बी इश्यूड एट ₹20। सर सेम, यहां पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 4 लाख ही होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां पे भी फिर से वही 20,000 ही होंगे, ठीक है। फिर 50% इन 10% डेट, लेकिन इस बार सारा का सारा बैलेंस डेट में नहीं है, 50% डेट में है, तो सर 10% डेट जो है इस बारी वो है 50%, मतलब 5 लाख। आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो पे करोगे 50,000 का, तो सर उसके अलावा बचा हुआ 10% पार्ट क्या है, तो बैलेंस इन 15% प्रेफरेंस शेयर्स। सर बैलेंस जो है वो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितना बच गया, अगर 40% यहां पे हो गया, 50% यहां पे हो गया, तो 10% बच गया, तो सर टोटल 10 लाख की जरूरत थी, तो 1 लाख रुपए यहां से, और इस पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा, 1 लाख का 15% 15,000। ठीक है सर, टैक्स का रेट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 25%, हमें इनडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड में दोनों निकाल देते हैं। सबसे पहले इनडिफरेंस पॉइंट। सर इनडिफरेंस पॉइंट का
आप एक इक्वेशन बनाते हो, बिल्कुल इक्वेशन हम बनाते हैं, दैट इज ऑप्शन 1 और दैट इज ऑप्शन 2। दोनों में हम इक्वेशन को इक्वल रखते हैं, दैट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ऑप्शन 1। सिमिलरली सेकंड साइड में ईबीआईटी सेम इक्वेशन रखनी है, माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ऑप्शन 2। सर ईबीआईटी आपको निकालना होता है, पहले ऑप्शन में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 60,000, डेटा मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो सीधा सीधा आ जाएगा। टैक्स का रेट सर क्वेश्चन में गिवन है 25% का, प्रेफरेंस पहले ऑप्शन में था नहीं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके 20,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। सेकंड ऑप्शन में इंटरेस्ट होगा 50,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यहां पे आपको 15,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो वही 20,000 ही है। सर बस इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 0.25 0.75, तो x इंटू 0.75 0.75x माइनस 60,000 इंटू 0.75 45,000, और सर ये रह जाएगा कैंसिल होके 1 तो डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू अगेन 0.75x माइनस 50,000 इंटू 0.75 37,500 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई तो 1 ही है, तो सर ये इक्विवेलेंट में आपको रखना है, बस 1 तो खत्म हो गया एक तरीके से, तो ये आ जाएगा 0.75x और सर ये आ गया आपका 0.75x ही आ गया, तो 0.75x ये इधर आकर माइनस का 0.75x इज इक्वल टू सर ये इधर आकर 45,000 पॉजिटिव माइनस 37,500 माइनस 15,000, तो ये क्या हुआ, ये जीरो हो गया सर। 0.75x में से 0.75x खत्म होकर, तो आप कह सकते हो देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप कह सकते हो सर इसका इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट होना पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर इंस्टीट्यूट इसका कैलकुलेट करके देता है तो चेक कर लेना एक बार, बाकी मेरे हिसाब से मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं। ये 0.75x पॉजिटिव था, ये जब इधर आएगा तो सर माइनस में ही आएगा, तो जब मैं इसको खत्म करूंगा तो सर ये जीरो ही हो जाएगा। और जब इस तरीके से जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने क्वेश्चन देखा है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में यू कैन से देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। साथ में क्वेश्चन आपसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी जानना चाहते थे, तो सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ऑप्शन 1 में अगर मैं बात करूं तो सर इंटरेस्ट है कितना 60,000 का और प्रेफरेंस है नहीं, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑप्शन 1 का 60,000 ही आएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सर इसमें 50,000 रुपए के इंटरेस्ट के साथ साथ प्रेफरेंस डिविडेंड भी है 15,000 का, और टैक्स का जो रेट है वो है सर 0.25, तो ये रह जाएगा 1 माइनस से 0.25 दैट विल बी 0.75 आ जाएगा नेट में। तो सर ये आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 0.75 प्लस 50,000 70,000 आ जाएगा। तो सर इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7A सॉल्व करना था 6 नंबर के लिए। इसके बाद इसके साथ जो 7B अटैच किया गया, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। इन्होंने भी कहा फंड की जरूरत हमें 10 लाख की है, टू बी अरेंज्ड बाय द इश्यू ऑफ 30% इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज टू बी इश्यूड एट ₹20। सर ठीक है, 3 लाख रुपए के लिए आपने 20 रुपए के हिसाब से शेयर इश्यू किए, तो ये आपको 15,000 शेयर इश्यू करने पड़े। 60% इन 10% डेट, 60% मतलब 6 लाख रुपए डेट से लेकर आए, और बैलेंस बाय 15% प्रेफरेंस शेयर। टैक्स का जो रेट है 25% अप्लाई करना है। क्वेश्चन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 30% है, मतलब 10 लाख रुपए का फंड है तो उस पे 3 लाख रुपए आपका ईबीआईटी होगा। कैलकुलेट क्या करना था, रिटर्न ऑन इक्विटी। सर बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, आरओई कैलकुलेट करना आपने, तो 7B
सर सबसे पहले आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्लाई कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ईबीआईटी अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। क्वेश्चन ने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30%, ईबीआईटी आप निकाल लो, इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख का हो गई, तो सर ये 3 लाख रुपए आपका ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी आ जाएगा आपका 3 लाख का। जब आपका ईबीआईटी आ गया 3 लाख का, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लो। सर इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा 60% फंड आप डेट से लाओगे, 10 लाख का 60% 6 लाख, और 6 लाख का 10% 60,000 रुपए आप इंटरेस्ट पे करोगे। आपका ईबीटी आ गया 2,40,000 रुपए। इसमें से आप माइनस करते हो, ये ईबीआईटी तो था, ईबीटी आ गया, ईबीटी आ गया 2,40,000। सर इसमें से टैक्स माइनस कर दो, टैक्स का रेट कितना बताया आपको 25%, टैक्स का रेट आपको कितना बताया 25%। तो सर 2,40,000 का 25%, 60,000 टैक्स माइनस कर दो, 1,80,000 रुपए आपका ईएटी आ गया। सर ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होता है। क्वेश्चन ने कहा था बैलेंस, मतलब 30% ये चला गया, 60% ये, तो 10%, मतलब 1 लाख रुपए आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे, 15% के हिसाब से 15,000 का डिविडेंड पे करोगे। सर 1,65,000 रुपए आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। क्वेश्चन चाहता है रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ, तो सर 1,65,000 रुपए की अर्निंग है, और रिटर्न और इक्विटी कितना होगा 10 लाख का 30%, 3 लाख रुपए की इक्विटी पे। तो सर 3 लाख रुपए की इक्विटी पे 1,65,000 रुपए कमाओगे, 55% इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। बस सर ये सिंपल सा क्वेश्चन था 6 नंबर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो वैलिड क्वेश्चन। सर यहां पे आपके 12 में से 12 नंबर आने चाहिए, 12 में से 12 नंबर आने चाहिए। जिसने भी ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए हो, आप इजीली कर सकते थे। यहां पे इसके बाद अगर हम बात करें तो सर ये गलती से पिक्चर्स वापस से कॉपी पेस्ट हो गई है, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, और जो क्वेश्चन नंबर 8 था सर ये था कैपिटल बस्टिंग के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से, जिसकी वेटेज यहां पे कितनी दी थी इंस्टीट्यूट ने। सर वेटेज अच्छी दी थी, 9 नंबर का क्वेश्चन था ये, 9 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि इसके साथ जो अटैच क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, मतलब ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर का था, और इसमें भी आप 9 नंबर लेकर आ सकते थे। बस थोड़ा सा आपने एक आध पॉइंट पे ध्यान देना था। क्या क्वेश्चन था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A, HDR लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एक मशीन एक्स का डेटा दिया, कहते हैं परचेज प्राइस ऑफ मशीन 6 लाख, वर्किंग कैपिटल लगानी है 3 लाख की, लाइफ है मशीन की 5 साल की, साल्वेज वैल्यू एस्टिमेटेड तो थी 1 लाख, बट एक्चुअल साल्वेज वैल्यू रियलाइज्ड हो रही है 1,20,000, तो 20,000 का आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड फायदा हो रहा है, जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एसएलएम मेथड अप्लाई करना है, टैक्स का रेट 30% चलेगा। आपको सीधा सीधा ईबीटी दे दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 10%, जिसके 5 साल के फैक्टर भी दे दिए और 5th ईयर के फैक्टर भी दे दिए। क्वेश्चन में काफी सारी डिमांड है। सर इन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो क्या रिक्वायरमेंट है उनको देखने से पहले ही मैं आपको ये 3 चीजें कैलकुलेट करवा देता हूं। सर सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो, थोड़ा रफ वर्किंग करूंगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर सबसे पहले आप परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन लेते हो 6 लाख रुपए, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन सर 6 लाख रुपए की मशीन है, इसमें आप ऐड करते हो इंस्टॉलेशन, माइनस करते हो सब्सिडी। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक वर्किंग कैपिटल है 3 लाख की, वो आप ऐड कर लो। तो सर आपको स्टार्टिंग में आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो पता चल गया 9 लाख रुपए का होगा। सिमिलरली आपको एनुअल कैश इनफ्लो की जरूरत पड़ती है, छोटी कैलकुलेशन है, यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको अर्निंग बिफोर टैक्स सीधा सीधा दे दिया था। सर अर्निंग बिफोर टैक्स था मेरा 2 लाख,
ये जो एनुअल कैश इनफ्लो है आप कैलकुलेट करोगे, 5 साल की लाइफ है तो 1 से 5 साल के लिए इनिशियल कैश आउटफ्लो आपके ईयर 0 में होते। ईबीटी में से आप माइनस करते हो टैक्स से। सर क्वेश्चन में टैक्स का रेट आपके पास गिवन है 30% का, तो 60,000 रुपए आप इसमें से टैक्स पे कर दोगे तो आपके पास बचा 1,40,000, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। सर इसमें हम एड बैक करते हैं डेप्रीशिएशन। ध्यान देना 6 लाख रुपए आपकी मशीन की कॉस्ट है, और जब आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हो तो साल्वेज वैल्यू एस्टिमेटेड ली जाती है, 1 लाख रुपए आपको कंसीडर करना है। डिवाइडेड बाय लाइफ थी 5 साल की, तो सर 1 लाख रुपए आ गया, तो आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो आ गया वो आ गया सर 2,40,000। एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 2,40,000। टर्मिनल कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर टर्मिनल कैश इनफ्लोज में दो वैल्यूज आएगी, एक तो आप साल्वेज वैल्यू लेते हो, लेकिन ध्यान देना यहां पे एक्चुअल साल्वेज वैल्यू है तो टर्मिनल के अंदर एक्चुअल साल्वेज वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। सर कितना रियलाइज कर रहे हो? 1,20,000, तभी तो आप टैक्स का इंपैक्ट दिखा पाओगे। साथ में अगर मैं बात करूं तो सर आपको 1,20,000 रिसीव हुआ और एस्टिमेशन के हिसाब से 1 लाख था, तो आपको 20,000 का फायदा होगा तो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा, और ये इनफ्लो के अंदर टैक्स पेड माइनस होगा। सर 20,000 रुपए का फायदा हुआ आपको, जिसपे आपको टैक्स का रेट है 30%, तो आपको 6,000 रुपए यहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जो वर्किंग कैपिटल आप लगाते हो वो भी तो एट द एंड ऑफ द बजट या एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल आपको रिलीज करवानी होती है। तो सर वर्किंग कैपिटल कितनी लगाई थी? 3 लाख रुपए की, तो वो आप यहां पे रिलीज करवा लो। तो 4,26,000 रुपए, नहीं माइनस था वो, 1,20 माइनस 6,000 प्लस 3 लाख, तो सर ये 4,14,000 रुपए, 4,14,000 आ जाएगा। और ये जो 4,14,000 है दैट इज द टर्मिनल। तो सर दिस इज द 5th ईयर। जब आपको ये सारी की सारी वैल्यूज पता चल गई, अब देख लो क्वेश्चन क्या चाहता है वो निकाल देते हैं। सर सबसे पहले पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजीली आप पेबैक पीरियड निकाल सकते हो। सर ईयर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में आपको ये जो 2,40,000 रुपए है ये तो रिसीव होगा ही होगा। 2,40, 2,40, 2,40, 2,40, और सर 5th ईयर में ये 2,40 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में आपको ये 4,14,000 रुपए भी मिलेगा। तो 5th ईयर में आपको टोटलिटी में 6,54,000 का कैश इनफ्लो आ रहा है। जब इसको क्यूमुलेट कर लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो सर 240, 480, 720, 960 प्लस 654, 16,14,000। आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? सर हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो 9 लाख है, तो 9 लाख रुपीज आपको 3 साल के बाद और 4 साल से पहले मिल जाएगा। तो योर पे बैक पीरियड विल बी 3 प्लस, सर नेक्स्ट ईयर में आपको 2,40,000 मिलेगा, तो पूरे 1 साल में आपको मिलेगा 2,40,000। लेकिन मुझे 2,40,000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को टोटल 9 लाख चाहिए था, जिसमें से 720 3 साल में ऑलरेडी मिल चुका है। तो सर अब मुझे केवल 180 चाहिए। तो अगर 1 साल में 2,40,000 आता है तो 180 कितने टाइम पीरियड में आ जाएगा? सर 0.75 ईयर में। तो फाइनल आंसर विल बी 3.75 ईयर्स। सर सबसे पहली डिमांड क्वेश्चन की यही थी, आपको पेबैक पीरियड निकालना था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करते हो। सेकंड आपको एआरआर निकालना है। एआरआर को निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। एआरआर को निकालने के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं सर। पहला फॉर्मूला तो होता है एवरेज ईएटी अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दूसरा आप अप्लाई कर सकते हो एवरेज ईएटी अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैं यहां पे सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दैट इज एवरेज ईएटी अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो यहां पे एवरेज इन्वेस्टमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। आंसर दोनों से अलग अलग आते हैं,
बट बोथ आर वैलिड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर ईएटी की बात करें तो ईएटी आप कैलकुलेट कर चुके थे, ईएटी एक 40 आ रहा था, ईएटी एक 40 आ रहा था जो हर साल में सेम आएगा। तो सर ये एक 40 आपका एवरेज ईएटी ही है, डिवाइडेड बाई, अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो सर सीधा सीधा 9 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आप कंसीडर कर लो। अगर आप एवरेज लेते हो तो आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन से करवाया, 15.56% विल बी योर आंसर। आप इसका ऑल्टरनेटिव आंसर भी देख सकते हो डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट करके। सर इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, तीसरी रिक्वायरमेंट में आपको एनपीवी निकालना है। सर एनपीवी के लिए पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की जरूरत पड़ेगी, ईयर लिख लेंगे, कैश इनफ्लोज लिख लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी एट द रेट ऑफ 10% लिख लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सर 1 से लेकर 5 साल तक हर साल आपको 240 का कैश इनफ्लो मिलेगा और 5th ईयर में आपको अलग से 4,14,000 का कैश इनफ्लो अलग से मिलेगा। तो 5th ईयर अलग से लिख दिया मैंने 4,14,000। आपको फैक्टर भी क्वेश्चन में इसी तरीके से गिवन है, 1 से 5 साल का एडिशन है 3.791 और 5th ईयर का फैक्टर है 0.621। तो सर ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, ये आ गया 9,09,840 और 4,14,000 इंटू 0.621, सर ये आ गया 2,57,094। टोटल आ जाएगा सर ये 11,66,934, 11,66,934। सर एनपीवी कैलकुलेट करना है, एनपीवी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में इनिशियल कैश आउटफ्लो, 11,66,934 माइनस 9 लाख इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये आ जाएगा सर 2,66,934, 2,66,934। तीसरी रिक्वायरमेंट हो गई। चौथी रिक्वायरमेंट में सर आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है, इसके लिए थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए भी हमें क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की जरूरत होती है। चलो करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर, कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, प्रेजेंट वैल्यू, देन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। सर ईयर की बात करें 1 2 3 4 5, हर साल 2,40,000, 240, 240, 240, लेकिन 5th ईयर में 240 प्लस 414 होकर 654। हर साल का इंडिविजुअल फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.1 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर लो, 2,40,000 इंटू 0.909, इट विल बी 218,160। 0.826 से मल्टीप्लाई किया 198,240 आया, 0.751 से मल्टीप्लाई किया 180,240 आया, 0.683 से मल्टीप्लाई किया 163,920 आया, लास्ट में 654 इंटू 0.621, इट विल बी 406,134। सर क्यूमुलेट कर लो, 218,160, 218,160 प्लस 198,240, 416,400 प्लस 180,240, it will be 596,640 plus 163,920, it will be 760,560, finally plus 406,134, it will be 51, कुछ गलत हो गया आई थिंक, 760,560 प्लस 406,134, it will be 1166,694।
1166 694। सर अपने को 9 लाख रुपए चाहिए जो कि 4 साल के बाद 5 साल से पहले पहले मिल जाएंगे। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 प्लस, सर नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 4,06,134। अपने को इतना नहीं चाहिए, अपने को टोटल 9 लाख चाहिए था, जिसमें से 760,560 ऑलरेडी मिल चुका था, तो बैलेंस चाहिए। तो 9 लाख माइनस 760,560, तो सर अपने को 139,440 चाहिए। अगर पूरे साल में 4,606,134 है तो इतना मिल जाएगा अपने को 0.34 ईयर में। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4.34 ईयर्स, 4.34 ईयर्स। और इसके बाद आपको लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताना था, तो सर वो तो इजीली कैलकुलेट हो ही जाएगा क्योंकि आप एनपीवी ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमने निकाला था 1166,934। इनिशियल कैश आउटफ्लो था आपका 9 लाख का। सर ये आ जाएगा 1.297 राउंड ऑफ में, 1.297 राउंड ऑफ में। तो ये 5 रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की 9 नंबर के लिए। ठीक है सर, 9 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप 17-18 मिनट लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर लेते हो कोई बुरा नहीं है, लेकिन 9 में से 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें भी आपके 9 में से 9 नंबर आने चाहिए सर, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। इसके बाद और आगे बढ़ते हो आप क्वेश्चन नंबर 8B की तरफ। तो सर क्वेश्चन नंबर 8B जो था वो एक इजी क्वेश्चन था, जिसमें आपसे क्या पूछा गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8B। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी इफ इट रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20 लाख फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। सर अपने को 20 लाख रुपए की जरूरत है। इट प्लान्स टू हैव ए टारगेट डेट ऑफ 33.1/3% ऑफ इक्विटी। जो भी इक्विटी होगा उसका 1/3 जो है वो आपका डेट होगा। तो सर सिंपल से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन आपके सामने रख दूं, अभी से रख दूं, तो सर 8B, इसका मतलब ये है कि सर टोटल फंड जो है दैट विल बी इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। टोटल फंड होगा 20 लाख रुपए, और क्वेश्चन कहता है जो भी इक्विटी होगा उसका 33/1/3 मतलब 0.33x जो है दैट विल बी डेट। तो सर इसका मतलब x विल बी 20 लाख डिवाइडेड बाई 1.33, इट विल बी 5 लाख। नहीं 15 लाख, 15 लाख। सर 15 लाख रुपए इसका मतलब आपका होगा इक्विटी, और इसका 1/3 मतलब आपका डेट होगा 5 लाख। तो सबसे पहली कहानी तो ये है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा द डेट विल कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% बिफोर टैक्स फॉर द फर्स्ट ₹2 लाख एंड 13% बिफोर टैक्स बियॉन्ड दैट। ये जो 5 लाख रुपए इसके दो पार्ट कर दिए, कहते हैं इसमें एक तो होगा 10% डेट और एक होगा 13% डेट। एक तो 10% रेट वाला डेट होगा, एक होगा 13 वाला। कितना कितना? तो सर ये 2 लाख रुपए का होगा, बैलेंस ये होगा मतलब 3 लाख रुपए का ये होगा। ठीक है, ये भी पता चल गया। इसके बाद क्वेश्चन है द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड इज 5%। सर आरएफ गिवन है, मार्केट का रिस्क प्रीमियम 12.5 है, बीटा गिवन है, तो आप इजीली यहां से केई निकाल सकते थे। केई का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो सर आर एफ गिवन था आपके पास 5% 0.05 प्लस बीटा आपके पास गिवन है यहां पे 1.2 का, और आपके पास सीधा सीधा आर एम माइनस आर एफ करके ही गिवन है 12.5% दैट इज 0.125। तो सर आपको यहां से के ही पता चल जाता है 1.2 इंटू 0.125 प्लस 0.05,
सर दैट विल बी 0.2 दैट इज 20%। 20% आपका के आ गया। चाहता क्या है क्वेश्चन, मार्केट टैक्स का रेट 30%, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है। सर बता दो, एमसीसी बता दो। सोर्सेज है, जैसे डब्ल्यूएसीसी निकलता है वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है। सोर्सेज है, अमाउंट, इसका वेट, सीओसी और डब्ल्यू इंटू सीओसी करके आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। सर सोर्सेज में 3 सोर्सेज आ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और डेट के 2 पार्ट आ जाएंगे। एक हो जाएगा 10% रेट के हिसाब से और एक हो जाएगा 13% रेट के हिसाब से। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 15 लाख, 10% का डेट हो जाएगा 2 लाख और 13% वाला हो जाएगा 3 लाख। तो इस तरीके से सर ये 20 लाख रुपए का फंड आपने रेज कर लिया है। प्रोपोर्शन निकाल लो, प्रोपोर्शन का टोटल तो 1 ही आना है। सर ये हो गया 0.75, ये हो गया 0.10, ये हो गया 0.15। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए के आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 20%। डेट की में अगर बात करें तो सर टैक्स का रेट कितना है 30, तो 10 माइनस 30% करोगे 0.07 और 13 माइनस 30% करोगे इट विल बी 0.091 दैट इज 9.1%। सर बस ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। वैसे भी केवल 3 नंबर की ही इसकी वेटेज है, 0.15, 0.007, 0.01365। ये आ जाएगा 0.17065 दैट इज 17.065%। सर ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें भी आपके 3 में से 3 नंबर आने चाहिए थे। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन नंबर 9A की वेटेज है आपकी 9 मार्क्स की, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9A की वेटेज है आपकी 7 मार्क्स की, क्योंकि इसके साथ जो अटैच क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स का। तो सर ये क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है आपका 7 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से क्वेश्चन है, और इसमें काफी सारी चीजें थोड़ा सा मिक्सअप करके दी है। इसमें कॉन्सेप्चुअली मैं बात करूं, कॉन्सेप्चुअली नया कुछ भी नहीं था। अगर आपने अलग अलग क्वेश्चन करे हुए हैं हर एक कॉन्सेप्ट पे, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट मैच करके इस क्वेश्चन में डाल दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9A देखो, अटेम्प्ट किया जा सकता था, मैनेजेबल क्वेश्चन था, आराम से आप अटेम्प्ट इसको कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ALC लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, कहते हैं कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 1,04,000 प्लस यूनिट्स ऑफ WIP। अब यहां पे हिंट तो दे दिया आपको कि 1,04,000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस्ड यूनिट है, कंप्लीटेड है, साथ में प्लस WIP यूनिट्स भी है। कितनी WIP यूनिट्स है वो आपको नहीं बताया, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम कैलकुलेट कर लेंगे। रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होगी वो होगी 19.6% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देख लो कितना है 500, तो सर 500 का 19.6% 98 आपका रॉ मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट होगी। वेजेस है 10.6%, तो सर 10.6% होगा 53। प्रोडक्शन ओवरहेड 17.6% है, दैट इज 88, लेकिन इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑफ ₹15 पर यूनिट एट द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। और क्वेश्चन ने लास्ट में आपको क्लियरली बोला है कैश कॉस्ट बेसिस आपको यूज करना है, और सर कैश कॉस्ट बेसिस में हम डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं, तो 88 की कॉस्ट है, जिसमें से 15 का डेप्रीशिएशन हटा देंगे तो ये 73 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका 500 है। एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक 3 वीक्स का पीरियड है। यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन का एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस 2 वीक्स है, तो आप यहां से WIP की यूनिट्स निकाल सकते हो। कैसे सर, अगर 1,04,000 यूनिट्स आप पूरे साल में बना रहे हो, जिसमें 52 वीक्स होते हैं, जो क्वेश्चन ने बोला भी है कि 52 वीक्स है, नहीं भी बोले तो भी 52 होते हैं, तो सर 2 वीक का अगर आपका प्रोडक्शन WIP में होता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर 1,04,000 यूनिट 52 वीक में होती है, तो सर 2 वीक्स का मतलब 4,000 यूनिट्स आपका वर्क इन प्रोग्रेस में होगी। तो ये जो यूनिट्स ऑफ WIP यहां पे बोला है
वो आप इस तरीके से 4000 यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हो। सेलिंग प्राइस हो ही गया। और डब्ल्यूआईपी का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 75%, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर ओवरहेड का 70%। ठीक है सर, पहला पॉइंट तो यही था कंफ्यूजिंग कि डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स कैसे निकाली जाए, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा फिनिश गुड्स का पीरियड 4 वीक्स का रखना है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर 2.5 मतलब 2.5 वीक है। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 3.5 मतलब 3.5 वीक है। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस रहेगी 2 वीक्स की। और टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड रहेंगे 1/2 मतलब 1.5 वीक्स के। कैश सेल्स और कैश परचेजेस है 25%। तो सर इसका मतलब क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस रहेगी 75%। ठीक है। The company believes in keeping ₹3 lakh available to it. कंपनी अपने पास वैसे तो 3 लाख रुपए रखना चाहती है, बट इंक्लूडिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000, लेकिन इस 3 लाख में 75,000 का ओवरड्राफ्ट लिमिट भी है, नॉट येट यूटिलाइज बाय द कंपनी, जो कंपनी ने यूटिलाइज नहीं करी। तो सर ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, 3 लाख में से 75,000 माइनस करके 2,25,000 आप अपने पास कैश मेंटेन कर लोगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज इज रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। इस प्रोविजन को इंक्लूड करने के बाद जो फिगर आएगी उसके 4% आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली। सर हम प्रोडक्शन जो करते हैं इवनली बेसिस पे करते हैं, तभी तो मैंने यहां पे इजीली 4000 यूनिट निकाल ली। सर इवनली बेसिस पे करोगे मतलब हर वीक आप 2-2 यूनिट बनाओगे, तो 2 वीक का जो एवरेज डब्ल्यूआईपी रहेगा वो 4000 यूनिट रहेगा। आपको क्या करना था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस इफ, एक और लास्ट में लाइन ऐड कर दी, इफ एएलसी लिमिटेड इज ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। और आप ये मान के चलो कि ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है। सर बस इतने से वर्ड से फर्क यह आ जाता है कि नॉर्मली हमारे पास जब ये वर्ड नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जो भी स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी निकालते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो भी वैल्यू निकालते हैं वो एवरेज होती है। और उस सिचुएशन में हम अज्यूम करके चलते हैं कि ओपनिंग जितना होगा उतना ही क्लोजिंग होगा, तो उतनी एवरेज वैल्यू भी होगी। लेकिन जब न्यूली फॉर्म्ड कंपनी आ जाती है तो ओपनिंग तो होते नहीं है उसके पास, केवल और केवल क्लोजिंग होते हैं। तो उस सिचुएशन में कैलकुलेशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। न्यूली फॉर्म्ड कंपनी के क्वेश्चंस भी हमने अपनी क्लासेस में ऑफ कोर्स पहले से करे हुए हैं। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9A। इसमें नया पॉइंट ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको कर सकता था वो कर सकता था डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स कैसे कैलकुलेट की जाए, बाकी तो ऐसा मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। 9A सर इसके लिए आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाएंगे सिंपली 3 कॉलम में। पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम में हम कंप्यूटेशन कैलकुलेशन दिखाते हैं अपनी जो भी होती है, और तीसरे कॉलम में हम अपना अमाउंट प्रेजेंट कर देते हैं। सर वर्किंग कैपिटल निकालने का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो हम सबसे पहले करंट एसेट्स कंसीडर करते हैं। और करंट एसेट्स में मैं नॉर्मली हमेशा कैश कंसीडर करता हूं, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। और कैश की मैं बात करूं तो हमें क्लियर हो गया था 3 लाख रुपए इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट था, तो सर 2,25,000 आपके पास बच जाएगा। आप यहां पे कैलकुलेशन दिखा सकते हो, 3 लाख में से 75,000 ओवरड्राफ्ट लिमिट माइनस कर दो तो 2,25,000 आप अपने पास कैश मेंटेन करोगे। सर इसके बाद मैं लिया करता हूं स्टॉक, और स्टॉक में सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सर यहां पे ध्यान देना 1,04,000 यूनिट्स तो आपकी 1,04,000 यूनिट्स तो आपकी कंप्लीटेड है, और साथ में आपका मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डब्ल्यूआईपी की 4,000 यूनिट्स हमने निकाली है ये भी 75% कंप्लीट है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक वर्किंग नोट बनाकर नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। सर नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेशन का मतलब देखो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग आएगी, लेबर एंड ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग आएगी, क्योंकि सर कंप्लीटेड यूनिट तो नो डाउट 100% कंप्लीटेड होती है,
कंप्लीटेड यूनिट तो 100% कंप्लीट होती है, वो तो 1,04,000 यूनिट अगर मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है तो 1,04,000 ही लेबर ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट है। लेकिन जो WIP की यूनिट्स होती है उसको सर आपने इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हो थोड़ा बहुत। और 4,000 यूनिट जो है सर उसमें से मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 75% ये कंप्लीट है। 4,000 यूनिट जो है वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 75% कंप्लीट है, तो इसका मतलब 3,000 यूनिट्स। लेकिन अगर आप लेबर एंड ओवरहेड की बात करोगे तो सर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये केवल और केवल 70% ही कंप्लीट है, तो इट विल बी 2,800 यूनिट्स। तो इसका मतलब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1,07,000 यूनिट्स है, जबकि लेबर एंड ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1,06,800 यूनिट्स ही है। फिलहाल मैं मटेरियल की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, तो सर 1,07,000 यूनिट्स आएगी। हर यूनिट पे आप कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे थे सर? 98 रुपीज डिवाइडेड बाई 52 वीक्स इन ए ईयर मल्टीप्लाई बाई स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप मेंटेन करते हो 3 वीक्स का, तो मल्टीप्लाई बाई 3 वीक्स। तो सर ये आ जाएगा आपका 6,04,962 राउंड ऑफ में 6,04,962। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद हम कंसीडर किया करते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वर्किंग नोट में ही कैलकुलेशन शो करता हूं। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन शो करता हूं यहां पे स्टॉक ऑफ WIP की। सर स्टॉक ऑफ WIP की आप यूनिट्स निकाल चुके हो। सबसे अच्छी बात है कि आप यूनिट्स निकाल चुके हो ऑलरेडी। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3,000 यूनिट्स है और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2,800 यूनिट्स है और ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 2,800 यूनिट्स ही है। तो इसका मतलब आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। सर हर यूनिट पे खर्चा कितना है? मटेरियल का 98, लेबर का 53 और ओवरहेड का 73, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आप लेते नहीं हो। तो सर इजीली आपको यहां से आपका WIP का स्टॉक पता चल जाएगा। यह आ जाएगा 2,94,000, 1,48,400, 2,04,400। तो सर ये आ जाएगा 6,46,800, 6,46,800, 6,46,800। आप चाहो तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर मेंशन कर देना। सर स्टॉक ऑफ WIP के बाद आता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अगर बात करें तो इसकी भी कैलकुलेशन मैं यहां पे शो करता हूं थोड़ी बहुत। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की बात करूंगा। सर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो होता है उसमें हम सबको पता है कि मटेरियल का खर्चा भी पूरा लगता है, लेबर का पूरा लगता है और ओवरहेड का भी पूरा लगता है। एज पर क्वेश्चन मटेरियल का खर्चा आप हर यूनिट पे 98 लगा रहे हो, लेबर का खर्चा आप हर यूनिट पे 53 और ओवरहेड का खर्चा 73 लगा रहे हो। तो सर 98 प्लस 53 प्लस 73, इसका मतलब हर यूनिट पे आप 224 रुपए का खर्च लगा रहे हो। हर यूनिट पे आप 224 रुपए का खर्च लगा रहे हो। तो यहां पे यूनिट्स कितनी है सर? यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स की तो 1,04,000 ही है, क्वेश्चन ने बोला है 1,04,000 यूनिट आपकी फिनिश्ड गुड्स भी है, जिसपे आप 224 रुपए का खर्च लगा रहे हो 52 वीक्स में। और एज पर क्वेश्चन फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हो वो कर रहे हो 4 वीक्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो सर ये आ गया 17,92,000, 17,92,000। सर अभी तक अगर मैं बात करूं तो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी का एज सच कोई रोल नहीं है। अभी हम केवल और केवल WIP के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन चल रही है। सर ये नॉर्मल था, ये WIP के हिसाब से कैलकुलेशन हो गई थी आपकी रॉ मटेरियल की।
इसके बाद स्टॉक ऑफ WIP आ गया आपके पास, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। अब बात करेंगे डेटर्स की। डेटर्स की सर, डेटर्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब ध्यान देना यहां पे सर, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये जो आपकी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूं तो सर 224 यूनिट है आपकी, 224 रुपए पर यूनिट आपकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड निकाल रहा हूं। पहले मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। सर आपने जो भी माल बनाया, हर यूनिट पे 224 रुपए का खर्च किया। कितनी यूनिट बनाई थी? 1,04,000 यूनिट्स कंप्लीट करी थी आपने। तो सर नो डाउट आपने 2,32,96,000 का एक्सपेंस किया। यह आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, लेकिन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी तो रह गया। अब ये आ गया आपका न्यूली फॉर्म्ड कंपनी का कॉन्सेप्ट। सर अगर ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी नहीं होती तो हमारी एजम्पशन ये होती है कि अगर आपके पास इस बारी 17,92,000 का क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग में भी इतना ही होगा और एवरेज भी इतना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अगर कहें भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड में ओपनिंग ऐड करूं 1792 और क्लोजिंग माइनस करूं 1792, तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सेम आती है। लेकिन जब न्यूली फॉर्म कंपनी होती है तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये है, ऐड करता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0, माइनस करनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि आपने कैलकुलेट कर रखी है 17,92,000। तो सर ये न्यूली फॉर्म कंपनी के केस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। कितना आ जाता है सर? ये आ जाता है आपका 1792 ही था ना वो, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये फिगर आ जाती है 2,15,04,000, 2,15,00,000, बिल्कुल ठीक है, 2,15,04,000। सर ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 2,15,04,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, लेकिन फॉर्मूले में आता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो सर 2,15,04,000 एज पर क्वेश्चन आपका 25% कैश में सेल रहेगी, तो इसका 75% जो है वो आपकी क्रेडिट सेल्स रहेगी। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स आ गया। इसको डिवाइड कर लो 52 से, और सर डेटर्स को कितना पीरियड आप अलाउ करते हो? 2.5 वीक का, 2.5 वीक का, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 10,33,846, 10,33,846। इसमें आई थिंक मैंने 75% नहीं किया, तो 75% भी कर दूं तो इसका ये आ जाएगा 7,75,385। फाइनल फिगर है 7,75,385। ये डेटर्स आ गया। सर बस जो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, तो इसका अगर आप एडिशन करोगे तो ये आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। ये आ रहा है 40,44,147, 40,44,147 रुपए की फिगर। सर इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में हम सबसे पहले क्रेडिटर्स लेते हैं रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे भी ध्यान देना सर, क्रेडिटर्स से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, क्रेडिटर्स से आप रॉ मटेरियल परचेज किया करते हो। तो सर ध्यान देना यहां पे आप रॉ मटेरियल की मैं बात करूं तो 1,07,000 यूनिट के लिए तो रॉ मटेरियल खरीदोगे ही खरीदोगे। 1,07,000 यूनिट्स के लिए तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना ही खरीदना है। तो 1,07,000 यूनिट्स है सर, एक यूनिट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 98 रुपीज, तो ये तो आप मटेरियल खरीदोगे ही।
साथ में सर फिर से वही बात कि नॉर्मली क्या होता है, ये जो रॉ मटेरियल आप निकाल रहे हो यहां पे 604962, हम नॉर्मली कहते हैं सर ये मेरा क्लोजिंग है, इतनी ही अमाउंट मेरे पास ओपनिंग होगी तो यही मेरा एवरेज है। तो मुझे परचेजेस निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, जो कंज्यूम्ड होता है वही परचेजेस ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग जीरो होगा क्योंकि यू आर द न्यूली फॉर्म कंपनी और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अगर बचा हुआ है तो सर ये आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया ये भी तो आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा 604962, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि परचेजेस क्या होती है सर, परचेजेस होती है कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये कंज्यूम्ड है तो इसमें ऐड करोगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सर ओपनिंग है नहीं, डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई क्रेडिटर्स आपको कितना पीरियड अलाउ कर रहे हैं सर, क्रेडिटर्स हमें 3.5 3.5 वीक का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका सर, ये आ जाएगा 746,507। लेकिन साथ में क्वेश्चन ने आपको कहा था कि हम 25% कैश परचेज कर रहे हैं, तो आप लास्ट में यहां पे एक 75% और अप्लाई कर दो क्रेडिट परचेजेस के लिए, तो इसका 75% कर देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा फाइनल फिगर 559880 559880। सर इसके बाद क्वेश्चन है, मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करी थी, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर रहेगा 2 वीक्स का, तो आउटस्टैंडिंग लेबर, सर लेबर की कॉस्ट की बात करें तो आपने यूनिट निकाली थी लेबर की 1,06,800, 1,06,800, हर यूनिट पे लेबर की कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो 53 रुपीज की, 53 रुपीज की, डिवाइडेड बाई 52 और मल्टीप्लाई बाई टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर आपका रहेगा 2 वीक्स का, 2 वीक्स का, तो ये आ जाएगा सर 217708, 217708। लास्ट फिगर है आपका आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, सर नंबर ऑफ यूनिट सेम है, ओवरहेड की कॉस्ट है 73 डिवाइडेड बाई 52 वीक्स और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का पीरियड 1.5 है, तो 1.5 अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 224896, 224896। तो सर ये आपका आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। करो जरा, जो आपका ग्रॉस था 4044147 माइनस कर दो उसमें से करंट लाइबिलिटीज 559880 माइनस 217708 माइनस 224896, ये आ जाएगा 3041663, सर 3041663। लेकिन क्वेश्चन ने कहा आपने एक प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज भी अप्लाई करना है 4%, तो सर प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन 4% ध्यान देना, जो फिगर आपने निकाली उसका नहीं, 4% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, इस प्रोविजन को इंक्लूड करने के बाद जो फिगर आएगी दैट इज टोटल वर्किंग कैपिटल जो आएगी इसका 4%, तो सर अगर इसका 4% ये है तो इट विल इंडिकेट 96%, तो यू कैन से सर 3041663 that will indicate 96%, तो total will be 3168399, 3168399 बिल्कुल ठीक है, और इसका 4% आप अप्लाई कर दोगे यहां पे 126736, 1,26,736। तो सर ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था, इसमें केवल और केवल एक पॉइंट आप कंफ्यूज हो सकते हो, सबसे पहले तो सर यूनिट्स ऑफ WIP, बाकी अगर मैं बात करूं बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हैं
वो आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। बस आपको टाइम टू टाइम इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि सर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, जिसकी वजह से कहां पे इंपैक्ट आएगा सर, इसकी वजह से मेनली दो जगह आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। एक तो डेटर्स के टाइम पे जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस होता है, और दूसरा जब आप क्रेडिटर्स कैलकुलेट करते हो तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस होता है। बस बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। तो इस तरीके से ये आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जो कि मेरे हिसाब से काफी बच्चों ने किया होगा अगर वर्किंग कैपिटल का चैप्टर अच्छे से आप लोग रिवाइज करके गए होंगे, और आपका ये जो वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स कैलकुलेशन है इसमें अगर दिमाग चल गया होगा तो आपने जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसके अलावा इसके बाद जो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, सर ये आपको कैश मैनेजमेंट में से गिवन था, जो एक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। एक गारमेंट ट्रेडर इज प्रिपेयरिंग ए कैश फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर 2023। एक ऑर्गेनाइजेशन पहले 3 महीने दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए कैश बजट बना रही है। हिज एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द फोरकास्ट पीरियड आर एज बिलो। आपको तीनों की सेल्स दे दी है, जनवरी, फरवरी और मार्च की सारी फिगर 000 में है, 600, 600, 800। पॉइंट नंबर 1, द ट्रेडर सेल्स डायरेक्टली टू द पब्लिक अगेंस्ट कैश पेमेंट एंड टू अदर एंटिटीज ऑन क्रेडिट। ठीक है, कुछ कैश में है, कुछ क्रेडिट में है। क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 times द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट सेल टू द पब्लिक। सर इसका मतलब अगर डायरेक्ट सेल आप पब्लिक को x करते हो तो इसका मतलब ये 4x हो गया। तो सिंपल कहूं तो 80% क्रेडिट में हो जाएगा और 20% आपका कैश में सेल हो जाएगा। 20% कैश में हो गया तो उसका 4 गुना 80% आपका क्रेडिट सेल हो गई। क्रेडिट कैश सेल्स तो इमीडिएट मंथ में आ जाएगी, क्रेडिट सेल कैसे रिसीव करोगे? तो ही एक्सपेक्ट 15% ऑफ द कस्टमर टू पे इन द मंथ इन विच क्रेडिट सेल आर मेड। सर 15% कलेक्शन तो उसी महीने में आ जाएगा जिस महीने में आप सेल कर रहे हो, सेम मंथ में। 25% टू पे इन द नेक्स्ट मंथ, 25% अगले महीने में आएगा। 58% टू पे इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, 58% उसके भी अगले महीने में आएगा। कितना बच गया? 15 प्लस 25 प्लस 58, 98% रिसीव हो गया, 2% बच गया। सर जो 2% बच गया वो बैड डेट्स है, राइट ऑफ कर देना, मतलब वो रिसीव नहीं होगा तो अपने को मतलब भी नहीं है। ठीक है। परचेजेस ऑफ गुड्स आर मेड इन द मंथ प्रायर टू सेल। सर परचेज हम उस महीने में करते हैं जिस महीने में आप सेल करते हो ना, उससे पहले वाले महीने में परचेज करते हैं। मतलब जनवरी की परचेज दिसंबर में, फरवरी की परचेज जनवरी में, मार्च की परचेज फेब में। परचेज की कॉस्ट क्या है? इट अमाउंट टू 90% ऑफ द सेल। सेल वैल्यू का 90% परचेज कॉस्ट है। एंड आर मेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज होगी। और पेमेंट ऑफ दीज अकर इन द मंथ आफ्टर द परचेज। जिस महीने में परचेज करोगे उसके आफ्टर जो मंथ आएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ, उस महीने में आपको पेमेंट करना है। ठीक है। नो इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स आर हेल्ड, कोई इन्वेंट्री वगैरह हम मेंटेन नहीं करते। कैश बैलेंस आपका 1 जनवरी को 50,000 मेंटेन करना है। एक्चुअल सेल फॉर द लास्ट 2 मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर 2022। सर पिछले साल की लास्ट 2 महीने की सेल गिवन है ताकि हम अपनी कैलकुलेशन कर सकें 640 और 880 नवंबर दिसंबर की। बस क्वेश्चन ने मंथली कैश बजट 3 महीनों का पूछा था। सर काफी इजी क्वेश्चन था। हेडिंग पुट करते हैं 9B और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सर कैश बजट बना रहा हूं मैं, 3 महीनों का बनाना था, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये लो जनवरी, ये लो फरवरी और ये लो मार्च। सारी कैलकुलेशन यही कर लेंगे, खुला खुला लिख दिया। सर सबसे पहले आप यहां पे ओपनिंग कैश बैलेंस लिखोगे और जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस आपको बता दिया है, दैट इज 50,000। सर सारी की सारी फिगर 1000 में चल रही है तो ये केवल 50 ले लो आप। सारी फिगर हम 000 में ले रहे हैं तो ये 50 ले लो आप। ठीक है। इसके बाद आप इसमें इनफ्लोज ऐड कर लेंगे, आउटफ्लोज माइनस कर देंगे। सर इनफ्लोज के नाम पे सबसे पहले कैश सेल्स बुक कर लो। कैश सेल्स 20% रहेगी तो 600 का 20% 120, 600 का 20% 120 और 800 का 20% 160। सर ये होगी कैश सेल्स। इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तीन पार्ट में है, तीन पार्ट में है। क्वेश्चन ने कहा 15% सेम मंथ में, 15% इन सेम मंथ, सर 25% नेक्स्ट मंथ, मतलब 25% इन वन मंथ, 58% उसके भी अगले महीने में, मतलब 50% इन 2 मंथ्स। सर सबसे पहले सेम मंथ की बात कर लेते हैं। 600 की सेल थी, उसका 80%, 600 का 80%, 480 आपकी क्रेडिट सेल्स थी। उस क्रेडिट सेल्स का 600 की सेल्स, उसका 80% क्रेडिट सेल, उसका 15% आपको इसी महीने में आ जाएगा 72। ध्यान देना, 480 का 15% आपको यहां पे मिल रहा है, 25% अगले महीने मिलेगा, 25% अगले महीने मिलेगा। तो सर 25% कितना हो जाता है 120। तो सर 120 आपको फरवरी में मिलेगा, और ये जो 480 की क्रेडिट सेल है उसका 58% वो आपको उससे भी अगले महीने मतलब मार्च में मिलेगा, दैट इज 278.4। साथ के साथ कंप्लीट करते जाओ। फरवरी, सर फरवरी की भी सेल सेम है तो सेम फिगर्स आएगी। ये कितना लिखा था मैंने, 72 लिखा होगा, गलती से परसेंटेज लगा दिया, ये 72 है। तो सेम 72 आपको फरवरी में मिलेगा। 120 जो यहां मिला वो आपको 120 यहां पे मार्च में भी मिलेगा, 120 आपको यहां पे मार्च में भी मिलेगा। जो 58% बच गया, जो फरवरी में सेल हुई 15% यहां पे मिल गया, मार्च में 120 मिल गया, 58% मिलेगा अप्रैल में, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, मार्च की सेल थी 800, 800 का 80% इज ऑन क्रेडिट और उसका 15% आपको सेम मंथ में रिसीव हो जाता है। तो सर 96 आपको इस महीने में आ जाएगा, बाकी जब भी आएगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसके लिए जनवरी में बात करें तो सर एक महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा तो दिसंबर का मिलेगा। दिसंबर की सेल देखो जरा कितनी है। सर दिसंबर की सेल 880 थी, तो इसका मतलब 880 का 80% क्रेडिट था और उसका 25% आपको यहां मिलेगा, क्योंकि 15% आपको पिछले महीने में मिल चुका होगा। तो 880 का 80% क्रेडिट में, जिसका 25% आपको 176 यहां मिलेगा। तो बैलेंस 170 जो 58% है सर वो आपको मिलेगा फरवरी के अंदर, फरवरी के अंदर वो कितना मिलेगा 408.32, 408.32, 880 का 80% का 58%, बिल्कुल ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं जनवरी में 58% इन 2 मंथ, सर 2 महीने पीछे चले जाओ, नवंबर में चले जाओ। नवंबर का नवंबर में 15% मिल गया होगा, दिसंबर में आपको मिल गया होगा 25%, 58% आपको जनवरी में मिलेगा। नवंबर की सेल थी 640, तो सर 640 का 80% क्रेडिट था, उसका 58% आपको यहां पे जनवरी में मिल जाएगा। यह आ जाएगा 296.96। ठीक है सर, ये कलेक्शन की बात आ गई। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कलेक्शन होनी है। पॉइंट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है 100%। पॉइंट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है, पॉइंट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। केवल और केवल आपको परचेजेस माइनस करनी है सर, माइनस परचेजेस। सर परचेजेस की अगर बात करें तो क्रेडिट परचेज है तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा जिस महीने में आप सेल करते हो उसके पहले महीने में आप परचेज करते हो, मतलब आप जनवरी में जो सेल करते हो उसकी परचेज आप दिसंबर में कर लोगे। तो परचेज अगर मैं निकालने के लिए जाऊं तो सर दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, जनवरी की परचेजेस जो है वो आप दिसंबर में कर लोगे। 90% कॉस्ट होती है तो 600 का 90% 540 आप यहां पे परचेज करोगे। फरवरी की परचेजेस आप जनवरी में कर लोगे तो 600 का 90% यहां पे 540 की परचेज कर लोगे। मार्च की जो परचेज है वो आप फरवरी में कर लोगे, मार्च की जो परचेज है वो आप फरवरी में कर लोगे। 800 का 90% 720,
और पेमेंट कब करते हो सर? इन द मंथ आफ्टर द परचेज, जिस महीने में परचेज करते हो उसके अगले महीने में। तो दिसंबर वाला पेमेंट करोगे जनवरी में, जनवरी वाला पेमेंट करोगे फरवरी में, और फरवरी वाला पेमेंट करोगे मार्च में। तो सर ये पेमेंट करने आपको परचेजेस के 540 एंड 720। बस सर क्वेश्चन इतना ही था, इसमें और किसी तरीके का कुछ भी नहीं गिवन है। कर लो कैलकुलेशन। तभी मैं बोल रहा था ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। 50 प्लस 120 प्लस 72 प्लस 176 प्लस 296.96 माइनस 540, सर इट विल बी 174.96। ये जो 174.96 है, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा 174.96 प्लस 120 प्लस 72 प्लस 120 प्लस 408.32 माइनस 540, सर ये आ जाएगा 355.28। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जो कि मार्च का ओपनिंग बन जाएगा 355.28 प्लस 160 प्लस 96 प्लस 120 प्लस 278.4 माइनस 720, ये आ गया सर 289.68। दिस इज ऑल अबाउट 5 मार्क्स कैश बजट। सर इसमें 5 में से 5 नंबर आपके आने चाहिए। तो एफएम का ये जो पोर्शन है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। सर 10th क्वेश्चन वैसे तो अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी है, बट फिर भी एक बार रीड कर देता हूं। तो सर ये राइट शॉर्ट नोट लिखने थे, 3 पे 4 गिवन थे, 3 पे लिखने थे मीनिंग एंड मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, assumptions एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एमएम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर में, स्टेट ओनली वन बेसिक डिफरेंस। इस बार बेसिक डिफरेंस वाला बड़ा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूछा, इसमें भी पूछा। एसेट सिक्योरिटाइजेशन और डेट सिक्योरिटाइजेशन में, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, एनवाई और एनआई अप्रोच में, आईआरआर और एमआईआरआर में। सर ये प्रैक्टिकली चैप्टर आप पढ़ते हो उसमें भी आइडिया लग जाते हैं। इसी तरीके से वन बेसिक डिफरेंस इसमें बताना था, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच में, वर्किंग कैपिटल में जो होती है, नॉन कॉस्ट फैक्टरिंग और रिकॉस्ट फैक्टरिंग, रिसीवेबल मैनेजमेंट, फैक्टरिंग और फोरफेटिंग, ये भी रिसीवेबल मैनेजमेंट, बाउमल मॉडल और मिलर और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट मॉडल। तो सर ये था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सर ट्रिकी क्या था इसके अंदर? मुझे नहीं लगता इसमें कोई ट्रिकी पॉइंट था। एफएम के पोर्शन में तो मुझे नहीं लगता है सच कोई बहुत ज्यादा घुमावदार चीज थी। हाँ इसमें मैं एग्री करता हूं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको WIP यूनिट्स जो है ये फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर कॉस्ट एंड एफएम का पेपर नो डाउट आई एग्री विद द स्टूडेंट कि सर टफ था, लेकिन टफ तो था, लेकिन ऐसा पेपर नहीं था कि सर हम पास नहीं हो सकते, हम पास नहीं हो सकते। सर इस पेपर में भी आप आराम से अगर पेशेंस के साथ अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो 60 प्लस मार्क्स आप यहां पे भी लेकर आ सकते थे। तो सर ये था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सजेस्टेड आंसर मेरी तरफ से। एक बार जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आए आप थोड़ा सा रेफर वो भी कर सकते हो। मे भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हमसे हो गई हो, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें कि सर आपकी ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि हमसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हालांकि हम 99.99% ध्यान रखते हैं कि किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एजुकेशन है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, बाकियों को तो फायदा होगा ही होगा। क्योंकि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा सर, आप जब ये किसी अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर करोगे तो वो हो सकता है कोई कमेंट करे कमेंट बॉक्स में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कोई स्टूडेंट इसके नीचे क्वेरी करे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इसके नीचे कोई बच्चा लिख दे सर OMSM का भी सजेस्टेड आंसर लाइए, उसके लिए हम लेके आ जाएं। तो सर कहीं ना कहीं आप जब शेयर करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट जरूर होगा। और अगर आपको इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए, सर व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा इस सॉल्यूशन का।
साथ में टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम टाइम पे वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट करते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह भी उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, कोई भी नया वीडियो आता है उसका लिंक वगैरह भी वहां पे मिल जाता है, और हमारे जो ऑफर्स वगैरह चलते हैं क्लासेस के, उसका तो ऑफ कोर्स वहां पे आपको डिटेल मिल ही जाती है। तो सर आपके लिए वो कुछ ना कुछ बेनिफिशियल ही होगा, नुकसानदायक तो नहीं होने वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट एफएम सजेस्टेड आंसर जुलाई 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था कॉस्ट एंड एफएम का। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देता हूं, और एफएम का आपके सामने आ ही गया है। तो ये हमारा कॉस्ट एंड एफएम का जो सबसे ज्यादा टफ पेपर था, उसका सबसे पहले मैंने इस बार सॉल्यूशन करवा दिया। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी दूसरे सब्जेक्ट का मैं आपके लिए सजेस्टेड आंसर्स लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।